ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है। मैं आपको और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है चीन के साथ डबल डेंजर हो गया है, डबल अटैक, डबल प्रहार में चीन में हाहाकार हो गया है। डबल प्रहार के बाद आपको बताऊं जिनपिंग के लिए मुश्किल यह है कि दोहरा अटैक हो गया है। एक तरफ चीनी वायरस से, चीन के नए वायरस से दो चार हो रहे हैं जिनपिंग, और इस दो चार होने के दरमियान भूकंप भी आ गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं चीन में अस्पतालों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था चीन के अस्पताल भरे हैं और हर रोज अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नया एचएमपी वायरस के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। उनमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा हैं। अस्पताल भरे पड़े हुए चीनी अस्पतालों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, पेशेंट बेड्स पर नजर आ रहे हैं और अस्पताल भरे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत में इसका असर देखा गया तो भारत में तैयारी शुरू हो गई है। पुणे और राजकोट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा आइसोलेशन सेंटर तैयार हो गए, आइसोलेशन वार्ड तैयार हो गए, जहां अभी से तैयारियां शुरू कर दी अस्पतालों ने कि भारत में अगर इसकी आहट होती है और ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ते हैं तो आइसोलेशन वार्ड तैयार है। यहां उन्हें लाकर रखा जाएगा जो संक्रमित होंगे, उनके लिए इन वार्ड्स को तैयार किया गया है। तो चीन झेल रहा था हमला वायरस का, लेकिन इस बीच देखिए चीन में आ गया भूकंप। डबल अटैक चीन में है, ये दोहरा अटैक, एक तरफ वायरस का, दूसरी तरफ भूकंप का। चीनी इमारतें आप देख रहे हैं, तबाही के बाद देखिए चारों तरफ इमारतों का मलबा आपको नजर आ रहा है। लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है इस भूकंप में। भूकंप के बाद इमारतों का हाल आपको नजर आ रहा है। चारों तरफ तहस नहस, बर्बादी, बिल्डिंग गिर गई, इमारतें गिर गई। और ये देखिए, ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, हाईवे की सड़क पूरी तरह से क्रैक हो गई है, टूट गई है। तो न सिर्फ बिल्डिंग का हाल ये है, नीचे खड़ी हुई जो कार थी उनका हाल देखिए जरा, पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये गाड़ियां जिन्होंने पार्क की थी घरों के नीचे, जो घरों का मलबा है वो गाड़ियों के ऊपर गिर गया है। गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, तहस नहस और बर्बाद हो गई है। और उसके बाद देखिए चीन में जैसे ही भूकंप आया उसके बाद रेस्क्यू की तैयारी शुरू हुई। रेस्क्यू टीम लगाई गई है। जो लोग मलबे में छिपे उन्हें निकाला जा रहा, मलबे में जो दब गए हैं उन्हें निकालने की कोशिशें हो रही हैं। भूकंप आने के बाद दरअसल बहुत से वो इलाके भी हैं जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही, इसलिए सेना को लगाया गया। देख रहे हैं चीनी सेना को फौरन अलर्ट किया गया। चीनी सेना विमानों के जरिए उन जगहों पर पहुंच रही है जहां उनका पहुंचना मुश्किल है। डबल डेंजर से चीन में हाहाकार मचा है।
तरक्की का दम भरने वाले चीन में ऐसी दहशत मची है कि जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि आफत से बचें कैसे। चीन में लोग कोरोना जैसे एक नए वायरस से भाग रहे थे, तभी आ गया भूकंप। कुदरत के कहर ने करीब 100 लोगों की जान ले ली है और हजारों को बेघर कर दिया है। कोरोना की तरह नए वायरस पर चीन सच छिपा रहा है। दुनिया को एचएमपी केस और मौत की कोई जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन भूकंप और उसकी तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन पर टूटी तबाही की मार उसकी मनमानी का नतीजा है। और आइए अब आपको बताऊं, चीन में दरअसल वायरस की मार और भूकंप की मार से क्या नुकसान हुआ, हालात क्या है देखिए जरा। भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। कोरोना जैसे वायरस ने चीन में तबाही मचाई है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। सांस की दिक्कत वाले मरीज बढ़ने लगे हैं अस्पतालों में। दावा है कि शमशानों में भी कतारें लगी हुई हैं। कई इलाकों में इमरजेंसी के ऐलान की खबर है। चीन के पड़ोसी देशों तक एचएमपी फैल रहा है और कई देशों ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ सही जानकारी मुहैया कराए। कोरोना की तरह चीन पर आंकड़े छिपाने का शक है। एचएमपी के केस और इससे मौतों का आंकड़ा अब तक चीन ने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर एचएमपी के कहर का दावा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते तक 7000 केस और 170 की मौत का दावा है। 10 दिन में 523% केस बढ़ने की खबर है। चीनी विदेश मंत्रालय लगातार सफाई दे रहा है, कह रहा है कि सर्दी के चलते सांस के मरीज बढ़े। कोरोना के वक्त में चीन में ऐसा कह रहा था पहले भी, लेकिन चीन ने टेस्ट और निगरानी बढ़ा दी है फिलहाल। लेकिन देखिए भूकंप से आलम क्या है। इधर वायरस की टेंशन है और इधर भूकंप की। चीन में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भारी तबाही हुई है। शिनजांग यानी चीनी तिब्बत में 20 बार झटके आए। सुबह 6:30 बजे आए भूकंप से पूरे चीन में दहशत मची है। भारी भरकम इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे को साफ कर रहे हैं तो लाशों के ढेर निकल रहे हैं। भूकंप से 95 की मौत हुई है, 130 बुरी तरह जख्मी है। जिनपिंग ने युद्ध स्तर पर बचाव के निर्देश दे दिए और हजारों लोगों को फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। भूकंप का जिम्मेदार चीन की मनमानी को माना जा रहा है। विकास विस्तार के लिए पहाड़ों में भी निर्माण कर रहा है। तिब्बत से 400 किलोमीटर तक इसका असर देखा गया है, यानी चीन की मनमानी का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। अब आपको दिखाऊं, चीन में भूकंप आया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 95 से आंकड़ा कहीं आगे बढ़ गया है। लेकिन वायरस, चीनी वायरस का असर भारत में देखने को मिल रहा है। तो वायरस पर केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव है। बाकायदा बैठकें हो रही हैं। अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई। दूसरे राज्यों में भी ऐसी बैठकें हुई है कि आखिर कैसे आगे एक्शन लेना है। अब आपको बताऊं कि आखिर किस तरह से भारत में असर डाल रहा है यह नया वायरस। भारत में केस और बढ़ गए। 24 घंटे में अलग अलग राज्यों से केसेस सामने आ रहे हैं। 5 जनवरी तक देश में एचएमपी का कोई वायरस, कोई केस नहीं था। 48 घंटे में एचएमपी वायरस के 8 केस सामने आ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में देखिए 2 केस सामने आए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत कर रहा हूं। 13 साल की लड़की, 7 साल का लड़का संक्रमित मिला। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी और बुखार था। इलाज के बाद दोनों की हालत में सुधार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा है। कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस सामने आए हैं। देश में सबसे पहले एचएमपी का केस कर्नाटक में मिला और आप देख रहे हैं कर्नाटक 8 महीने के बच्चे, 3 महीने की बच्ची में संक्रमण मिला है। दोनों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु देखिए, कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस मिले। चेन्नई और सलेम दोनों जगह बच्चे संक्रमित मिले। दोनों बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल आ जाइए। पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में एचएमपी संक्रमण मिला है। मुंबई से आए इस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार है। फिलहाल कोलकाता में बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। गुजरात आइए। राजस्थान के एक बच्चे को अहमदाबाद में संक्रमण मिला है। 15 दिन बच्चे को सर्दी, जुकाम और बुखार था। फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल के वेंटिलेटर में उसे रखा गया है। शुरू में कहा गया कि 2 साल तक के बच्चों को ही यह नया वायरस संक्रमित कर रहा है, लेकिन देश में 3 महीने से 13 साल तक के बच्चों में संक्रमण मिला है। मतलब कोरोना जैसा वायरस बच्चों में तेजी से फैल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं
सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री। कि इसका प्रिकॉशन लीजिए, जैसा कि फ्लू में होता है, जैसे उसी तरह का ये जो वायरस है, इसके पहले भी इसके पेशेंट्स आइडेंटिफाई महाराष्ट्र में या देश में हुए हैं। इंडिया में उसके जो कुछ सर्वे हुए थे उसमें भी हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी मॉर्टेलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा, उसका राइट फॉलो करने के लिए हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनके निर्देश हमें रहते हैं, और ऐसा कोई भी जो अभी जो बताया गया है, तो उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार है, और उसमें ऐसी कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। पूरे लोगों ने थोड़ी कॉशन लेने की जरूरत है, बाकी कोई सब उसमें अभी तक कैजुअलिटी कोई हुई नहीं है। आप सुन रहे थे आयुष मंत्री को, लेकिन अलग अलग राज्यों ने एक्शन लिया है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर ममता बनर्जी हो। राज्यों ने अब तक कार्रवाई की है, राज्य समझ रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं और अभी से एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सीएम आवास पर योगी ने एक अहम बैठक बुलाई। एचएमपी वायरस को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए योगी ने। जांच, दवा और इलाज के पूरे इंतजाम करने को कहा गया है। महाकुंभ में भी जांच और स्वास्थ्य इंतजाम के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश देखिए, मोहन यादव ने कोई केस नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार अलर्ट पर है। नए वायरस को लेकर सतर्कता और तैयारी के निर्देश हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार में बच्चों को स्कूल ना भेजने के निर्देश हैं। महाराष्ट्र, एचएमपी वायरस को लेकर महाराष्ट्र में अहम बैठक हुई है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सर्दी बुखार के मरीजों के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील है, घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है बाकायदा। गुजरात, केस मिलने के बाद गुजरात में एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को दवा, बेड के इंतजाम करने को कहा गया है। सावधानी बरतने और समय पर इलाज की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के राज्य में वायरस को लेकर ममता ने कहा चिंता की जरूरत नहीं, हम केंद्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन लोग प्राइवेट अस्पतालों के रैकेट से सजग रहें। हल्का बुखार होने पर डरने की जरूरत नहीं है और डराने वालों से सावधान रहें। कर्नाटक, दक्षिण से पहली बार कोरोना की एंट्री हुई थी, इसलिए नए वायरस को लेकर कर्नाटक में सजगता बरती जा रही है। टेस्ट और इलाज बढ़ाने के निर्देश कर्नाटक में दिए गए। सीएम खुद मामले पर नजर रखे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। And our government is always ready to do any service for the people. But we thought, जो भी अगर कुछ होगा हमारा कोई गाइडलाइंस है तो हम लोग हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो लेबोरेटरीज हैं जिसको वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कहा जाता है, ये पूरी लैब्स की जो लिस्ट है, 12 ऐसी VDRLs हैं इंडिया में, उसकी लिस्ट इज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वंस वी रिसीव द फर्दर इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिकॉशंस जैसे हम कोविड में थे हमारा के डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जिसको खांसी जुकाम है वो अपना मास्क लगा के रखे, दूसरों को स्प्रेड ना करे। अगर उन्हें छींक आती है या उनको खांसी आती है तो उसको एक साइड पे होके करें और उसके बाद अपने हाथ धो लें। वो हाथ अपने जो हर जगह वो नहीं लगाएं। और सबसे बड़ा इसमें ये है कि अपने जो एक्सट्रीम एजेस हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, उनको खास एहतियात करने की जरूरत है। और आइए अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि क्या यह सर्दी में और बढ़ने वाला है वायरस? क्या यह वाली स्थिति हो सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए? क्योंकि देश में महाकुंभ होने जा रहा है। 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होने पहुंचेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो आखिर क्या यह वायरस सर्दी में और ज्यादा बढ़ेगा? और क्या हालात लॉकडाउन जैसे होते हैं और ऐसे हालात कब होते हैं? कोरोना का संक्रमण सर्दियों में काफी बढ़ जाता है और बढ़ गया था, आपको याद होगा। हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं सर्दियों में। डर सता रहा है कि फिर लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा। जब संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायरस बहुत तेजी से लोगों को एक साथ बीमार करने लगता है। वायरस के चलते लोगों की जानें जाने लगती हैं, यानी हवा और माहौल में वायरस मंडराने लगता है और तब संक्रमण की रफ्तार तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत होती है। मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं है देश में, यानी फिलहाल देश में लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है। लेकिन डॉक्टर सर्दियों में ज्यादा सावधानी की सलाह दे रहे हैं। ठंड में सर्दी
और जुकाम के मामले वैसे ज्यादा होते हैं। धूप कम होने से मौसम में नमी होती है, संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोहरे और प्रदूषण के चलते सांस संबंधी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में एचएमपी वायरस और तेजी से फैल सकता है। चीन में बुजुर्गों में एचएमपी जानलेवा साबित होता है, यानी लॉकडाउन भले न लगे, नए वायरस को हल्के में बिल्कुल ना लें। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। डॉक्टर, सवाल यह है कि लोगों में दहशत भी है, डर भी है, लेकिन सर्दी बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है सर्दी में वायरस और तेजी से बढ़ता है और ज्यादा तबाही लाता है। क्या एचएमपी वायरस भी सर्दी में तेजी से पैर पसार सकता है? ये देखा गया है, चाहे हम कोरोना की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, या अब हम एचएमपीवी वायरस की भी अगर बात करें, तो ये सभी वायरस जैसे ही हवा की जो नमी है वो चली जाती है और हवा ठंडी हो जाती है, ऐसे में ये वायरस और ज्यादा पनपता है। वही इसकी जो इन्फेक्टिविटी भी होती है वो भी ऐसे मौसम में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस जो है वो ठंडे मौसम में और लंबे समय तक सर्फेसिस के ऊपर या जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं उनमें ज्यादा सर्वाइव कर पाता है, यानी कि लंबे समय तक जीवित रह पाता है। ऐसी स्थिति में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण भी पहुंचा पाता है। और इसीलिए जिस तरह से हमने कोरोना के साथ देखा था कि सर्दी के मौसम में संक्रमण ज्यादा होता था, वैसे ही एचएमपी के इन्फेक्शंस जो है, इस वायरस के इन्फेक्शन जो है वो भी सर्दियों में ही ज्यादातर देखे जाते हैं और इसी में ये ज्यादा फैलता है। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक भी अभी से सावधानियां बरतेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलता हूं चुनाव की ओर। दिल्ली चुनाव का ऐलान हो गया। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आपको बताऊंगा दिल्ली में कौन क्या दावा कर रहा है। और दिल्ली के साथ साथ अगला चुनाव जिसका ऐलान हुआ है वो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या का मिल्कीपुर, जो सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती है, उस सीट पर भी चुनाव होना है। लेकिन अखिलेश के करीबी पर आज योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। ये अखिलेश यादव और ये अखिलेश यादव के करीबी कैश खान, अखिलेश और डिंपल के बगल में खड़े, इससे आप समझ सकते हैं कितने करीबी है। कन्नौज के पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बताए जाते हैं कैश खान, खासा रसूख और समाजवादी पार्टी में भी ताकतवर है। अब देखिए जरा बुलडोजर, ये है इनका होटल, मैरिज हॉल था, इरम मैरिज हॉल। इस मैरिज हॉल पर योगी का बुलडोजर चला। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये सपा नेता के होटल पर बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है अवैध कब्जा करके इसे बनाया गया था। करीबी का ये होटल बताया जा रहा है। देखिए दीवारों पर भी हथौड़े चले। ये होटल के अंदर की दीवारें हैं जिन्हें हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है। तो अखिलेश के करीबी पर हथौड़ा और बुलडोजर चल गया। और इस बीच इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कन्नौज में बुलडोजर चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने तारीखें बताई कि दिल्ली में कब चुनाव है, नतीजे कब आएंगे, और मिल्कीपुर में कब चुनाव है और नतीजे कब आने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। इस बीच दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिल्ली में एक पोस्टर नया आया है, गुंडे। आप देख रहे हैं, आप द प्रेजेंट्स बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें देखिए राघव चड्ढा है, आतिशी है और संजय सिंह है। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। दिल्ली बीजेपी ने एक और ट्वीट किया, देखिए, टैंकर माफिया की आपदा। रोज दोनों तरफ से पोस्टर की लड़ाई चल रही है। और उसके बाद अमित शाह पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया। अमित शाह का एक पोस्टर जारी किया और लिखा चुनावी मुसलमान। नीचे लिखा हुआ है कि कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की याद क्यों आने लगती है? इसका संदर्भ यह है रोहिंग्या और घुसपैठिया मुसलमान। इसके जवाब में देखिए, इस बीच दिल्ली में बैठक हुई। केजरीवाल के घर पर चुनाव की बैठक हुई।
आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता पहुंचे इस बैठक में। चुनाव तैयारियों को लेकर ये बैठक हुई थी और आम आदमी पार्टी ने आज अपना प्रचार का गाना भी रिलीज किया है। ये आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया, उनका कैंपेन सॉन्ग है। इस गाने के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी है। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे। तो उधर केजरीवाल अपने आने का दावा कर रहे हैं, इधर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। तो दिल्ली में जुबानी जंग भी है, पोस्टर वॉर भी है, हर तरह की लड़ाई चुनाव से पहले शुरू हो गई। कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है, वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। दिल्ली में ठंड के बीच सियासी पारा हाई है। दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद सियासी वार पलटवार और तेज होने वाला है। केजरीवाल जहां चौथी बार सरकार बनाने के लिए हर रोज वादों का पिटारा खोल रहे हैं, तो बीजेपी 1993 में मिली पहली जीत को इस बार दोहराने की तैयारी में है। वहीं शीला दीक्षित की हैट्रिक के बाद कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दिल्ली की अधिकतर सीटों पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। अब देखिए जरा दिल्ली में कब होने हैं चुनाव, कब आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने जो ऐलानिया किया है उसके बाद दिल्ली के दंगल की तारीख मुकर्रर हो गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 5 फरवरी को सभी सीटों पर एक फेज में ही वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, यानी काउंटिंग 8 फरवरी को है। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ है, यानी दिल्ली में 1.5 करोड़ वोटर है। दिल्ली में महिला वोटर 79 लाख है, पुरुष वोटर 83 लाख है और फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट देंगे उनकी संख्या 2 लाख है। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन होगा। 20 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। सुनिए जरा आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से, इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे। जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। अब देखिए दिल्ली में कई बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव मैदान में। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और ये ट्रायंगुलर फाइट होगी, त्रिकोणीय मुकाबला। अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, यानी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी अरविंद केजरीवाल के
सामने मैदान में होंगे। तो जरा इस लड़ाई को देखिए कैसी होगी ये दिल्ली की दिलचस्प लड़ाई। इस रेस में कौन जीतेगा, सबसे पहले नई दिल्ली की रेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नई दिल्ली की मैराथन है। अरविंद केजरीवाल इस पर जीतते रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट एक बार फिर दिल्ली की हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यहां से फिर मैदान में है। उनका मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप। वहीं बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वो भी पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट के विधायक ही दिल्ली के सीएम बनते हैं। 7 में 6 बार यहां के विधायक ही मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल यहां से 2013, 2015, 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। अब देखिए जरा अगली जो हॉट सीट है वो है अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी और आतिशी की सीट, यानी कालकाजी विधानसभा सीट। यहां से सीएम आतिशी खुद चुनाव मैदान में। कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है तो रमेश बिधूड़ी बीजेपी टिकट पर मैदान में है। उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही यहां बयानबाजी तेज हो गई है। बिधूड़ी और आतिशी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बिधूड़ी जानते हैं कि कांग्रेस जितना वोट काटेगी आतिशी की सीट पर, उनकी जीत उतनी प्रबल होगी। इसलिए इस फाइट को बिधूड़ी खुद ट्रायंगुलर बनाना चाहते हैं, त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। कालकाजी सीट भी त्रिकोणीय है। आतिशी 2020 में यहां से चुनाव जीत चुकी है, तब 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। तीसरी बड़ी सीट है जंगपुरा विधानसभा सीट। फरहाद सूरी, तरविंदर सिंह मारवा और मनीष सिसोदिया यहां से मैराथन में है। यहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रेस में है। पड़पड़गंज छोड़ दिया, जंगपुरा से सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। पटपड़गंज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत कम मार्जिन से पिछला चुनाव सिसोदिया जीते थे। कांग्रेस ने इस सीट से फरहाद सूरी को उतारा है। बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। यहां तीनों नेताओं के बीच कांटे की टक्कर है। और एक और बड़ी सीट मालवीय नगर सीट, दिल्ली की मालवीय नगर सीट, जिसमें सतीश उपाध्याय जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो सोमनाथ भारती के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ने यहां रेस में सोमनाथ भारती को उतारा है। बीजेपी ने दिग्गज नेता सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जितेंद्र कोचर को उतारकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। तीनों बड़े नेता हैं, इसलिए यहां कांटे का मुकाबला होगा। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक एक वोट हमारे लिए कीमती है। भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। हमारी तैयारी बूथ पर बहुत ज्यादा मजबूत है। तैयारी तो है, इसीलिए हम लोगों ने अब की बार सीट भी जल्दी अनाउंस की। तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। दिल्ली जिसका इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई है। अब 5 फरवरी चुनाव का दिन है। दिल्ली को मिलेगा डबल इंजन का सरकार। दिल्ली के विकास की बढ़ेगी रफ्तार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का मौका दीजिए। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। अब देखिए जरा दिल्ली कौन जीतेगा, ये तो 8 तारीख को अब पता चलेगा। लेकिन दिल्ली कौन कौन जीत चुका है पहले, क्योंकि सबसे लंबा सूखा अगर किसी का रहा है तो वो बीजेपी का रहा है। अब मैं आपको बताऊं, 2013 में दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी को 32 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीट मिली। उसके बाद याद होगा केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने तब 33% वोट हासिल किए थे, आम आदमी पार्टी को 29% मिले थे और कांग्रेस को 34% वोट मिले थे। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, फिर लोकसभा चुनाव हुए 2014 में, तब बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती,
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0 मिली, लेकिन वोट परसेंटेज देखिए 46% बीजेपी को मिला लोकसभा में, 33% आम आदमी पार्टी को और 15% कांग्रेस को। फिर हुए एक साल बाद विधानसभा चुनाव 2015 में बीजेपी, सोचिए जब लोकसभा में 7 की 7 थी, विधानसभा में बीजेपी को मिली सिर्फ 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली 67 सीटें, कांग्रेस 0। कांग्रेस खत्म हो गई इस चुनाव के बाद से। बीजेपी का वोट परसेंटेज 32%, आम आदमी पार्टी का 54%, कांग्रेस का वोट परसेंट पहुंच गया 9। फिर लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी को फिर 7 में से 7 सीटें मिली। केजरीवाल को लोकसभा में 0 और कांग्रेस को 0, यानी मोदी के आगे केजरीवाल कहीं नहीं ठहरते, इसलिए दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में वोट मोदी को देती है और 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती है। वोट परसेंटेज देख लीजिए लोकसभा में 57% बीजेपी और 18% केजरीवाल, 22% कांग्रेस। फिर हुआ विधानसभा चुनाव एक साल बाद यानी 2020 में। यहां फिर देखिए विधानसभा में केजरीवाल के फेस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, बीजेपी यहां पीछे रह जाती है क्योंकि बीजेपी के पास चेहरा नहीं केजरीवाल के सामने लड़ाने के लिए। 8 सीट बीजेपी, 62 केजरीवाल जीते और 0 कांग्रेस। अब जरा कांग्रेस का हाल वोट परसेंट में देखिए, 4% वोट हो गया कांग्रेस का, 4% दिल्ली में। बीजेपी 38% और केजरीवाल 53%, यानी कांग्रेस का वोट जैसे जैसे कम होता है आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ता है। कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी का कम होगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें फिर बीजेपी ने जीती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0 मिला है। वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 54%, आम आदमी पार्टी को 24 और कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा 18%, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। विधानसभा में 4 था, लोकसभा में 18 हो गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, वो किसके साथ हैं। क्योंकि फाइट में कांग्रेस नहीं है, फाइट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, यानी केजरीवाल और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। सुनिए दिल्ली के लोगों को। इस वक्त केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल जीतेगा, क्योंकि चौथी बार जीतेगा, चौका लगाएगा इस बार। कांग्रेस अगर मजबूती से लड़े तो भाजपा का नंबर 1 पे है, भाजपा है। अब दूसरे नंबर पे कांग्रेस आ सकती है अगर मजबूती से लड़े तो, और जो नहीं लड़े तो फिर केजरीवाल नंबर है ही, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के 11 साल से है, वो पेरिस लंदन पेरिस बना रहे हैं, 30 साल बना रहे हैं। अरे इन बार उनका जो आपदा है फिर 5 साल और आपदा और भुगतेंगे हम। केजरीवाल का तो हर एक वादा जो है वो पूरा कर ही नहीं पाए। हर बार उन्होंने समय मांगा मगर आज भी वही मुद्दे और इवन नए खड़े हो गए। राजधानी होने के बाद मुझे लग रहा है कि दिल्ली को इन्होंने लगभग 10 साल इन्होंने पीछे कर दिया है। सरकार केजरीवाल जी की भाई ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने जनता के लिए ही किया है और अपने किसी दोस्त को पैसा नहीं दिया, उसने जनता का पैसा जनता को ही दिया है और उसने कोई अपने घर में पैसा नहीं भर लिया है। केजरीवाल साहब इस बार जा रहे हैं, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले, केजरीवाल साहब जा रहे हैं। 11 साल गवर्नमेंट चलाते हुए हो गई, कोई भी 2 काम कोई गिना दे केजरीवाल जी के जो पब्लिक हित में किए हों। आम आदमी पार्टी 3 नंबर पे रहेगी, केजरीवाल जी और आतिशी वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों हारेंगे। जीत का स्पष्ट रूप से सहरा, स्पष्ट बहुमत की मैं बात करूं तो किसी के हाथ में नहीं आएगा। हाँ, ये संभावना ये दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बाजी मार सकती है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठबंधन कर सकती है, ये संभावना दिखती है दिल्ली के। अब इस बीच आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही है कि वोटों के फर्जीवाड़े का। यह आरोप खुद लगाया आतिशी ने, पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा चुनाव आयोग को। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उन्होंने भी वोट के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। इस पर चुनाव आयोग ने आज जवाब दिया है, क्या दिल्ली में वाकई वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है ये भी आपको बताएंगे, पहले देखिए आरोप क्या है। दिल्ली में वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट पर घमासान है। केजरीवाल ने वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया, कुछ इलाकों में फर्जी वोटर जोड़ने का भी आरोप है। संजय सिंह की पत्नी के नाम का हवाला दिया, ईवीएम को लेकर भी विपक्ष पर सवाल उठाता रहा, विपक्ष सवाल उठाता रहा ईवीएम पर। चुनाव आयोग ने आज हर सवाल का जवाब दिया। सीसी राजीव कुमार ने सारे आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कुछ पार्टियों ने दावा किया कि कुछ समूहों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट से किसी का नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। बिना डेथ सर्टिफिकेट के मृत व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने पर भ्रम ना फैलाएं। राजीव कुमार ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता है। सुनिए जरा
क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल और चुनाव आयोग? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। एलजी साहब कुछ भी बोलते रहते हैं। एलजी साहब ने जो आदेश दिए उस पर क्या कह रहे हैं? वो जो 22 नवंबर को आदेश दिए, चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर कह रहा पूरी दुनिया चोरी कर रही है इसलिए मैंने भी कर ली। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो चुनाव आयोग ने अपने तरीके से केजरीवाल को जवाब भी दिया। अब चुनाव की तारीख का ऐलान यूपी के अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से भी हुआ है। मिल्कीपुर की लड़ाई अब नाक की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि इसी सीट से वहां के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो विधायक रहे हैं, उनकी सीट खाली हुई है जिस पर अब चुनाव हो रहा है अयोध्या में। 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। 5 को ही दिल्ली में भी है, 5 को ही मिल्कीपुर में भी है। 8 फरवरी को यहां वोटों की गिनती होगी। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई। अवधेश के बेटे को अखिलेश ने पहले ही यहां उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जो आगे खड़े अवधेश के आगे, ये उनके बेटे अजीत प्रसाद, यही मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके नाम का ऐलान हो चुका है मिल्कीपुर से। बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। बीजेपी ने अपने 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर में उतार दिया है। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए थे। रामनगरी अयोध्या इसी फैजाबाद सीट में आती है और अयोध्या में बीजेपी की हार की खूब चर्चा उस वक्त हुई थी। अब मिल्कीपुर सीट पर कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी लोकसभा में हार का बदला लेना चाहेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर खुद अखिलेश यादव। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे, क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है। वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का एक प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है, लेकिन साइकिल पे हाथ का हैंडल होगा या नहीं पहले वो तो तय करें, क्योंकि हाथ का हैंडल तो दूसरी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, तो सड़कों पर साइकिल क्या चला पाएंगे। वैसे भी उनकी साइकिल का टायर पूरी तरह पंचर हो चुका है। मिल्कीपुर जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की देवतुल्य मतदाता, वहां की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। अखिलेश यादव को आपने सुना, लेकिन अखिलेश के करीबी के लिए आज दिन खराब था। शुरू में मैंने आपको बताया केश खान, इनके होटल पर बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये बुलडोजर इनके होटल पर चला है। आइए आपको बताऊं, कन्नौज से ताल्लुक है केश खान का, और आखिर योगी का बुलडोजर क्यों गरजा है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता के मैरिज हॉल पर चला है बुलडोजर। कैश खान के अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था। मैरिज हॉल के खिलाफ लोगों ने कई बार शिकायतें की थी। सड़क के ऊपर ही लेंटर डालकर गेट भी लगा दिया था, जिससे रास्ता बंद हो गया। लोगों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की ओर से नोटिस दिया गया, इसके बावजूद कैश खान ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। 14 नवंबर 2024 को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी हुआ। 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया। कैश खान ने कोर्ट से इस पर स्टे ले लिया, जिससे कार्रवाई कुछ समय के लिए रुक गई। स्टे खत्म होने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। अखिलेश सरकार में अवैध कब्जे का निर्माण का आरोप है। कन्नौज के बालापीर मोहल्ले में कैश खान का मैरिज हॉल है।
और मैरिज हॉल के सामने कैश खां का 3 मंजिला मकान भी है। मकान के पीछे पुरातत्व विभाग की प्रतिबंधित जमीन है। अखिलेश के साथ कैश खान की तस्वीरें भी सामने आई। पुरातत्व विभाग की जमीन पर इनमें उसने इरम मैरिज हॉल बनवाया था और सुबह 8 बजे प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। इसके बाद मैरिज हॉल के पिछले हिस्से पर जमकर बुलडोजर चला। मैरिज हॉल के अवैध कब्जे को तोड़ना शुरू कर दिया गया। राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अब आपको लिए चलता हूं सलमान खान की बुलेट प्रूफ बालकनी दिखाने के लिए। सलमान खान को खतरा लंबे वक्त से है। सलमान खान की बालकनी अब बुलेट प्रूफ हो गई है, उनकी गाड़ी की तरह। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई कई बार धमकी दे चुका है। इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए, सलमान खान की बालकनी पर यह जो गोली चलाते हुए शख्स नजर आ रहा है, यह सलमान खान की उसी बालकनी पर गोली चला रहा है जहां अक्सर सलमान आकर खड़े होते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह वही बालकनी है। इसी बालकनी पर सलमान आते हैं अपने फैंस से मिलने के लिए और इस बालकनी पर ही गोली चलाई गई, इसलिए इस बालकनी को ढक दिया गया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं बालकनी बुलेट प्रूफ कर दी गई है। पूरी बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं बाकायदा कारीगर मजदूर लगे हुए हैं और सलमान खान की बालकनी को पूरी तरह से ढक दिया गया है। यानी सलमान खान अब इस बालकनी पर आपको नजर नहीं आएंगे फैंस के लिए हाथ हिलाते हुए। जो बुलेट प्रूफ बालकनी बनाई गई है, आखिर कैसे इसे तैयार किया गया है आपको बताऊं, क्या खास है इस बुलेट प्रूफ बालकनी में। यह सलमान खान की बालकनी और ये देखिए, अब इस बालकनी पर गोली का असर नहीं होगा। पिछले साल सलमान के घर पर भी खुलेआम फायरिंग हुई थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर 4 राउंड फायरिंग की गई थी। अब इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी को बुलेट प्रूफ बना दिया गया। बालकनी के साथ ही बाकी सभी खिड़कियों पर इस तरह की बुलेट प्रूफ शील्ड है। सभी खिड़कियों और बालकनी में बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है। आमतौर पर ऐसी कांच का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ियों में होता है। इसे बनाने के लिए लेमिनेट ग्लास की परतें इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉलीकार्बोनेट की परत चढ़ाई जाती है। ऐसे 2 या 2 से अधिक ग्लास मिलाकर बुलेट प्रूफ शीशा बनाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट सबसे मजबूत प्लास्टिक सामग्रियों में से एक है। बुलेट प्रूफ ग्लास तैयार होने पर 3.5 इंच तक इसे मोटा किया जा सकता है। इसमें एक कठोर ग्लास और एक नरम ग्लास शामिल होता है। नरम परत जो होती है वो उसे लचीला बनाती है, जिससे वो टूटने की बजाय फैलता है। जब अटैक होता है तो कांच गोली को चपटा कर देता है और प्लास्टिक जो होती है वो गोली की ऊर्जा को सहन कर लेती है खुद में। हालांकि 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। दावा यह है कि एक ही जगह लगातार हमले से गोली शीशा पार कर सकती है। हालांकि यह बुलेट प्रूफ शीशे की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। सलमान गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और उनके माता पिता इस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास पुलिस चौकी और हाईटेक उपकरण भी लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सलमान खान के घर के बाहर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा और बढ़ा दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में तस्वीरें दिखा रहा हूं कि सलमान खान इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं और जो अभी सुरक्षा बढ़ाया गया है वो मैं दिखा रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो गैलेक्सी अपार्टमेंट का जो बालकनी है, पहले ये बालकनी जो है पूरा ओपन था। ये देखिए जो मरम्मत हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, ये जो बालकनी था पूरी तरह से ओपन था। यहाँ पे पर्दे लगाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर विंडो लगा दिया गया है। देखिए कांच लगाया गया है। कांच जो है बुलेट प्रूफ है। ये नीले कलर का जो आप कांच देख रहे हैं ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। दूसरी तरफ भी ये कांच लगाया जा रहा है, मरम्मत हो रहा है। और सामने देखिए यहाँ पर भी बुलेट प्रूफ जो है कांच लगाए जा रहे हैं। जो बुलेट प्रूफ ये शीशा है, कांच है, उसको लगाया गया है। देखिए मरम्मत हो रहा है। ये बालकनी है। सलमान खान का परिवार यहाँ पे आता है, बैठता था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक दर्दनाक अफसोसनाक खबर है। खबर है कोयला खदान में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। हमारे मजदूर कोयला खदान में फंस गए। असम की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये कोयला खदान है। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो जा रहा है रस्सी जिसमें आप जाते हुए वायर देख रहे हैं, ये पूरी खदान है। इसमें भर गया है पानी। कोयला खदान, इस खदान के अंदर मजदूर थे और अब पानी भर गया है। मजदूर अंदर फंस गए। 15 मजदूर इस खदान के अंदर फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गोताखोर अंदर कूदे क्योंकि अंदर भरा है पानी।
बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जा नहीं सकते हैं। बाकायदा टीम बुलाई गई गोताखोरों की जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और अंदर कूदे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं गोताखोर खदान के अंदर जा रहे हैं जिसमें मजदूर फंसे, उन्हें निकालने की कोशिश करने के लिए देखिए अंदर भेजे गए मजदूर। ट्रॉली में बैठकर ये गोताखोर अंदर जा रहे हैं, लेकिन स्थिति देखिए अब मैं आपको दिखाऊं। 2 मोटर लगाए गए हैं, अंदर जो पानी भरा है कि वो पानी बाहर निकाला जा सके। 2 मोटर लगे हैं और मोटर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। और ये खदान मालिक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये खदान मालिक है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसका नाम है पुनुष नुनिसा। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यही मालिक है खदान का। इसी ने मजदूरों को नीचे भेजा हुआ था और अचानक पानी भर गया उसके अंदर। असम की कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मजदूरों की जिंदगी और रेस्क्यू के बीच सबसे बड़ा संकट खदान में भरा पानी है। पानी उससे बहुत ज्यादा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी विक्टिम किसी भी तरह से बाहरी मतलब ऊपर के लेवल में आए तो हम उसको ट्रेस कर पाए, लेकिन अभी तक वहां पे हम सफलता नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ से लेकर सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। असम सरकार के मंत्री ने खदान के बाहर ही डेरा डाल दिया है। काम नहीं शुरू किए कि लीगल है ये अनलीगल है क्या है। हमारा प्राइमरी लक्ष्य है कि लोगों को निकालना। अब आइए आपको बताऊं कि मजदूर फंसे, इन्हें कैसे निकाला जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या इतना आसान है इनका निकाला जाना, क्योंकि अंदर नहीं पता कहां फंसे हैं और कहां तक पानी भरा है। ये आपके सामने कोयला खदान आ गई, आप देख रहे हैं ये कोयला खदान। इसके अंदर मजदूर गए और अंदर जाने के बाद टनल होगी, संभवतः खदान होगी जिसके अंदर मजदूर खुदाई कर रहे थे। यहां आकर पानी भर गया, यानी इस जगह जो आप देख रहे हैं इसमें आकर पानी भरा और ये पानी नीचे तक भरा है, तभी ये ऊपर तक आया है। मजदूर कहां है, किस हालत में, कोई नहीं जानता। असम की कोयला खदान में 15 मजदूर फंसे हैं। 300 फीट गहरी खदान में अचानक पानी भर गया, जिसके बाद सभी मजदूर खदान के अंदर फंस गए। मजदूरों के फंसने की खबर सोमवार की सुबह आई 7 बजे, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, लगाया गया उन्हें। घटना की सूचना मुख्यमंत्री को दी गई और सेना की एक टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गई। असम राइफल्स के गोताखोर भी रेस्क्यू में जुटे हैं। मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स रेस्क्यू में लगे हैं। बताया जा रहा है खदान में 100 फीट तक पानी भर गया है, 100 फीट पानी, जिसके चलते रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। 2 मोटर की मदद से खदान के पानी को निकाला जा रहा है। गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खदान में गए, लेकिन पानी भरे होने से उन्हें परेशानी हुई। बताया यह जा रहा है खदान 300 से 400 फीट गहरी है। एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना यह है कि हमारे गोताखोर 30 से 40 फीट तक ही जा सकते हैं नीचे। 100 फीट तक जाना उनके लिए मुमकिन नहीं, इसलिए मजदूरों को निकालने में मुश्किल हो रही है। अब नौसेना के गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए बुला लिया गया है। 15 मजदूरों में ज्यादातर असम के हैं, कुछ मजदूर पश्चिम बंगाल और नेपाल के हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रेस्क्यू की पूरी जानकारी ले रहे हैं। असम के खनन मंत्री भी मौके पर मौजूद है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, यह स्थिति है उस खदान के पास। क्या कुछ कह रहा है एनडीआरएफ का, क्या कुछ कहना है और मंत्री का क्या कहना है, सुनिए। रेड होल माइंस का वो मोर देन 300 फीट है और पानी का लेवल जो है 100 फीट से अधिक है। 30 से 35 फीट तो हम इंडिपेंडेंटली अच्छी तरह से आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन पानी उससे बहुत ज्यादा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी विक्टिम किसी भी तरह से बाहरी मतलब ऊपर के लेवल में आए तो हम उसको ट्रेस कर पाए, लेकिन अभी तक वहां पे हम सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, असम राइफल, आर्मी की सभी टीमें यहाँ पे लगे हुए हैं। वो लोग 15 बता रहे, कोई 9 बता रहे, कोई 10 बता रहा है, इसलिए उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 9 लोगों का नाम, 9 लोगों का एड्रेस हम लोगों के पास में है जो लोग मिसिंग हैं, और शुरू किए कि लीगल है ये अनलीगल है क्या है। हमारा प्राइमरी लक्ष्य है कि लोगों को निकालना। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कि जो नौसेना के गोताखोर बुलाए गए हैं वो कामयाबी से मजदूरों को निकाल सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सऊदी से भारत तक मौसम की मार। भारत में तापमान का हाल आप देख रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में देखिए जरा
बाढ़ के हालात आ गए। ये सऊदी अरब की तस्वीर, मक्का की तस्वीर बताई जा रही है सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर, जहां बाढ़ आई हुई है। ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाढ़ में कैसे डिलीवरी बॉय फंस गया है। रेगिस्तान में बाढ़ आ गई है सऊदी अरब, जो रेगिस्तान, वहां लगातार बारिश के बाद हालात देखिए कैसे हो गए। ये देखिए सड़क का एक बड़ा हिस्सा तेज बारिश और बाढ़ से सड़क को ही बहा ले गया है पानी। और ये देख रहे हैं सोसाइटी के बाहर जितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस कॉम्प्लेक्स के बाहर, सब पानी में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अच्छी खबर है, अंतरिक्ष में इसरो का डंका। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो स्पेडेक्स भेजा गया था भारत से, ये अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोबिया के बीज भेजे गए थे, मैंने आपको परसों बताया था, उसमें तब अंकुरित हुए थे वो। अगली तस्वीर देखिए, ये अंकुरित होने तक की तस्वीर है। ऊपर आप देख रहे हैं अंकुरित हुआ अंतरिक्ष में, लेकिन आज पत्तियां निकल आई हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंकुरित होने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बीज से कैसे वो अंकुरित से पत्तियां निकल रही। उसे प्ले कीजिए प्लीज। अब आइए मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं किस तरह से पत्ती निकल आई है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है और इसके साथ ही अंतरिक्ष में 8 लोबिया के बीज भेजे गए थे। इसका मकसद अंतरिक्ष में पौधों का विकास देखना था। सिर्फ 4 दिन में ही लोबिया के बीज में अंकुरण शुरू हो गया। अब अंकुरण के बाद बीज में पत्तियां भी निकल आई हैं। इसरो ने सोमवार को इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। इसे अंतरिक्ष में पौधे उगाने पर बड़ी सफलता माना जा रहा है और माना जा रहा है वैज्ञानिक लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में वहां पौधे उगा सकेंगे। मंगल मिशन के दौरान अंतरिक्ष में पौधे उगाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और प्रयोग में लोबिया इसलिए चुनी गई क्योंकि बीज तेजी से अंकुरित होते हैं लोबिया के, इनमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है और पोषण महत्व वाला पौधा भी होता है। अब इसरो के वैज्ञानिक पालक पर भी ऐसा ही मिशन शुरू करने वाले हैं। पालक के बीज को एलईडी लाइट से रोशनी और पोषक तत्व दिए जाएंगे। पालक की कोशिकाओं पर अंतरिक्ष पृथ्वी पर एक समय प्रयोग होगा। एक कैमरा पौधे की कोशिका के रंग और वृद्धि को रिकॉर्ड करेगा। अगर कोशिका का रंग नहीं बदलता है तो प्रयोग सफल हो जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है कि आखिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत पोल की शुरुआत हुई है। भारत पोल क्या है, आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में बताया है। भारत पोल का जिक्र किया अमित शाह ने। जैसे आपने इंटरपोल का नाम सुना है, इसी तरह अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है आज। तो अपराध पर लगाम लगाने के लिए शाह ने लॉन्च किया है पोर्टल। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट एसएस से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं और आपको बताते हैं ये है क्या। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया।